तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए एक हॉरर स्टोरी लेके आया हूँ, रूहें जाग उठी। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। सूरजगढ़ के प्रसिद्ध धनवान जेरी फिशर का खूबसूरत मकान। आधी रात के समय जेरी ने अपने बिस्तर पर करवट बदली। ये आवारा कुत्ते। तभी कमरे में एक स्वर गूंजा, जेरी डार्लिंग, क्या सो रहे हो? आए। कौन है? मैं तुम्हारी पत्नी जेनी। चौंको मत जेरी, इधर देखो। जेरी ने आवाज़ की दिशा में देखा। अगले ही पल ग्रेस ग्रेस मैक। डैडी, क्या हुआ डैडी? मेरे कमरे में जेनी आई है। मम्मी आई हैं। कमरे में पहुंचकर यहाँ तो कोई नहीं है, मगर मैंने उसकी आवाज़ सुनी थी और उस खिड़की पर वह खुद थी। ओह डैडी, मरे हुए लोग वापस नहीं आते, आप अब आराम कीजिए। कुछ देर बाद सो गए तो चलो अपने कमरे में। लगभग 1 घंटे बाद फिर। उठो जेरी। डरो नहीं जेरी, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, आराम से लेटे रहो। कौन हो तुम? मैं एक रूह हूँ, यानी आत्मा, तुम्हारे लिए जेरी का एक संदेश है। रूह संदेश जेरी? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक बार जेनी से मिल लोगे तो सब समझ जाओगे। कल रात 12 बजे कब्रिस्तान पहुंच जाना। वह मुड़कर दरवाजे से बाहर निकल गई। यह तो सपना नहीं था। वह लपक कर बाहर आया। वह सचमुच रूह थी, तभी तो गायब हो गई। मगर मैं कब्रिस्तान नहीं जाऊंगा, वहाँ तो मुझे दिन में भी डर लगता है। सुबह वह सपना नहीं था, मैंने उससे बात भी की थी। इसका मतलब आप कल रात रूहों को सपना देख रहे थे? हा हा हा। फिर तो आप आज रात मम्मी से मुलाकात करने कब्रिस्तान जरूर जाएंगे। नहीं, मुझे रूहों से डर लगता है। फिर उसी रात स्मिथ के यहाँ बहुत देर हो गई, रात का 1 बज गया है। अचानक उफ, मैंने तुम्हें कब्रिस्तान आने को कहा था। मैं नहीं जा सकता। तुम्हें आना पड़ेगा। आह। अगले ही पल जेरी का मस्तिष्क अंधेरे में डूबता चला गया। कब्रिस्तान अंधेरे में डूबा हुआ था। अचानक वहां प्रकाश की एक किरण उभरी। वह अकेला नहीं था। फिर रहस्यमय काफिला एक कब्र की ओर बढ़ गया। अपनी मंजिल पर पहुंचकर, यही है। होश में आओ जेरी, देखो तुम जेनी की कब्र के सामने हो। आए। यही तुम्हारी पत्नी की कब्र है ना? जेनी फिशर। जेरी को डर के मारे बुरा हाल था। कब्र खोदो तुरंत ही। वह कब्र क्यों खोद रहे हैं? कुछ ही देर बाद कब्र खुद गई। फिर चर उफ। और जेरी? जेनी? डरो नहीं जेरी, मैंने तुम्हें एक खास काम से बुलाया है। मेरी बात ध्यान से सुनो। लाश खरखराते स्वर में बोल रही थी। तुम्हारे पास बहुत दौलत है जेरी, और रूहों को एक नेक काम के लिए रुपयों की ज़रूरत आ पड़ी है। हमें 10 लाख रुपये चाहिए। मैं जानती हूँ इतनी रकम हर समय तुम्हारे तिजोरी में रहती है। कल इसी समय 10 लाख रुपये लेकर यहीं मेरे कब्र पर आ जाना, समझे? जेरी का भय के मारे जड़वत खड़ा था। जवाब दो, रकम लाओगे या नहीं? हाँ, मगर यह बात तुम किसी को बताओगे नहीं। चुपचाप रकम लेकर यहाँ आ जाना। अच्छा। फिर जेरी की नाक में अजीब सी गंध घुसी। आह। और जब उसे होश आए, मैं यहाँ कैसे पहुँचा? उसके मस्तिष्क पर अब भी रूहों का भय छाया हुआ था। रूहें मुझे यहाँ छोड़ गई होगी। ग्रेस। ओह डैडी, अरे आपका शरीर तो ठंडा हो रहा है, क्या हुआ आपको? जेनी, कब्र, रूहे, डैडी। मैग, जल्दी से इधर यहाँ आओ। क्या बात है ग्रेस? पता नहीं डैडी को क्या हो गया है, उन्हें उठाकर बेडरूम में ले चलो। कुछ देर बाद, क्या हुआ था डैडी आपको? और आप इस समय कहाँ से आ रहे हैं? कब्रिस्तान से। रूहो की चेतावनी भूलकर जेरी ने उन्हें पूरी बात बता दी। सुनकर, ओह डैडी, यह रूहो का चक्कर नहीं है, आप कुछ बहुरूपिया बदमाशों के चक्कर में फंस गए हैं। ऐसा ना कहो, रूहें बुरा मान जाएगी। ऐसी की तैसी रूहों की हम इस घटना की सूचना पुलिस को देंगे। नहीं, इस मामले में पुलिस को मत डालो। और फिर ये रकम मेरी प्रिय जेनी ने मांगी है। मगर ग्रेस भी एक निर्णय ले चुकी थी। मेरी सहेली रीना के भाई अशोक और दीपक CID में है, वे अवश्य ही मेरी मदद करेंगे। कुछ देर बाद मैंने आपको पूरी घटना सुना दी। अब आप लोग मशवरा दीजिए। तुम क्या कहते हो दीपक? वैसे रूहों को रकम की क्या ज़रूरत हो सकती है? ये बात मेरे गले नहीं उतर रही। तो फिर आप लोग मेरी मदद कीजिए। डैडी तो उन रूहों को रकम देने जा रहे हैं। तुम आज रात अपने डैडी को रकम ले जाने से रोक लो, फिर हम देखेंगे कि रूहें क्या करती है। ओके। वापस घर लौटकर, डैडी आज आप रकम लेकर नहीं जाएंगे। मगर बेटी, ग्रेस ने जिद करके अपनी बात मनवा ही ली। उसी रात 11 बजे, दीपक तुम मकान के पिछले भाग की निगरानी करो, मैं सामने की तरफ कर रखूँगा। क्या आपको लगता है कि रूहें यहाँ आएगी? मिस्टर जेरी रकम लेकर नहीं जाएंगे तो रूहों का बुरा लगेगा, तब हो सकता है वे यहाँ चली आए। आ गई तो उन्हें पकड़ कर शीशी में बंद कर दूंगा। ही।
उधर जेरी बहुत भयभीत था, इसलिए ग्रेस और मैक उसके पास बैठे थे। डैडी को पता नहीं कि अशोक और दीपक रूहे से निपटने के लिए यहाँ पहुँच चुके हैं। आधी रात गुजर चुकी थी, अब तो नींद आने लगी है। मैं चाय बना कर लाता हूँ, नींद भाग जाएगी। मैक के जाने के 5 मिनट बाद सर सर सर, यह कैसी आवाज़ है? ओह, कौन है वहाँ? मैक तो किचन में है। मैक तो किचन में गया था, फिर यहाँ कौन है? निकट पहुंचकर उसने दरवाजे को धकेला, धाड़, यहाँ तो कोई नहीं है। तभी हा हा हा, कौन है? ई, रूह के मामले में टांग अड़ने का अंजाम बुरा होता है लड़की। दोबारा कभी रूहों के रास्ते में मत आना। आह। इसी के साथ ग्रेस का मस्तिष्क अंधेरे में डूबता चला गया और हा हो। तत्पश्चात हा धड़ाम, प्रेत को सामने खड़े देख जेरी चिल्ला उठा था। जेरी की चीख बाहर पहरा दे रहे अशोक ने भी सुनी। अंदर कुछ गड़बड़ है। अशोक तेजी से अंदर की ओर दौड़ पड़ा। उसके कहने पर ग्रेस ने दरवाजा खुला छोड़ रखा था। ग्रेस, मैक, ग्रेस। ग्रेस ने बताया था बेडरूम ऊपर है। ऊपर पहुंचते ही ओह धाड़, कौन हो तुम? हम ग्रेस के दोस्त हैं, हम उसी के कहने से यहाँ आए हैं। अभी यहाँ कौन चिल्लाया था? वह डैडी की चीख थी। उसे सुनकर ही मैं किचन से आ रहा हूँ। तो पहले मिस्टर जेरी को देखते हैं। वे जेरी के बेडरूम में पहुँचे। डैडी, ग्रेस कहाँ गई? मैं उसे यहीं छोड़कर गया था। यह तो बेहोश है। ओ आओ, हम ग्रेस को ढूंढते हैं। दीपक मिस्टर जेरी को संभाल लेगा। बाहर आकर मैक ने एक कमरे का दरवाज़ा खोला तो ग्रेस, पानी की छींटें डालकर ग्रेस को होश में लाया गया। क्या हुआ ग्रेस? अशोक भैया, वह ग्रेस ने सारी घटना सुना दी। ओह, वह प्रेत बहुत डरावना था। क्या तुम उसे सचमुच प्रेत समझ रही थी? हाँ, तभी तो अचानक आया और गायब भी हो गया। वह मुझे धमकी देकर गया है कि मैं उसके रास्ते में ना आऊँ। अच्छा, हम बाद में बात करेंगे, पहले अपने डैडी के कमरे में चलो। जेरी होश में आ चुका था। क्या हुआ डैडी? रूह मुझसे नाराज़ हो गई है। एक रूह यहाँ आई थी। तूने मुझे रुपये ले जाने से क्यों रोका बेटी? रूहों के लिए रुपये तो अब भी हम ले जाने नहीं देंगे मिस्टर जेरी। कौन हो तुम मुझे रोकने वाले? ये दोनों मेरे मित्र हैं डैडी। मैंने इन्हें आपकी मदद के लिए बुलाया है। प्लीज़ इनकी बात का बुरा ना मानिए। ग्रेस को अपने मित्रों पर इतना भरोसा है तो आपको इनकी बात मान लेनी चाहिए डैडी। अशोक और दीपक रात वहीं रुके और सुबह ग्रेस की कार से कब्रिस्तान की ओर रवाना हो गए। हम कब्रिस्तान क्यों जा रहे हैं? मैं ग्रेस की मम्मी की कब्र देखना चाहता हूँ। कुछ देर बाद, यही है मम्मी की कब्र। लगता तो नहीं इस कब्र को हाल ही में खोदा गया हो। डैडी कह रहे थे कि रूहों ने उनके सामने कब्र कब्र खोदी थी। यह पत्थर ठीक से जमा नहीं, हिल रहा है। कब्र खोदने से ढीला हो गया होगा। मैं कुछ और सोच रहा हूँ, तुम जरा यहीं रुको। अशोक निकट की कब्रें देखता हुआ आगे बढ़ता रहा। अचानक, ओह, इस कब्र पर कोई कुतबा यानी नाम का पत्थर नहीं है। मिट्टी भी नर्म है। मिट्टी को टटोलते वक्त उसके हाथ में एक चीज़ आ गई। अरे, यह क्या चीज़ है? कुछ देर बाद वापस चलो, कोई वस्तु मिली। वापसी में वे रास्ते में कार से उतर गए। तुम घर जाओ ग्रेस, रात को मैं तुम्हारे यहाँ आऊँगा। ग्रेस के जाने के बाद अशोक ने दीपक को निर्देश दिए, इसे अपने पास रख लो, शाम तक मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए। ओके। उसी रात कब्र खोदना गैर कानूनी है, मगर सच्चाई जानने के लिए कानून तोड़ना पड़ेगा। वह सीधा जेनी फिशर की कब्र पर पहुंचा। मैडम, मुझे विश्वास है आपकी रूह यहाँ कब्रिस्तान में मौजूद नहीं होगी। फिर बिना पत्थर वाली कब्र पर गया। पता नहीं यह किसकी कब्र है। फिर ठक, मिट्टी नर्म थी, उसे अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ा। अब देखो क्या मिलता है। ओह, यह तो खाली है। तभी, यह मेरी कब्र है मिस्टर। उफ। अगले पल अशोक अपने स्थान से उछला। तुमने कब्र खोदकर गुनाह किया है। रूह तुम्हें इसकी सजा देगी। और तभी हा। एक कंकाल ने अशोक पर छलांग लगाई, लेकिन धाड़, डिसुम। रूहों पर हाथ उठाता है। उफ। फिर आह हा। रूहों से उलझना ठीक नहीं होता बेवकूफ़ इंसान। मुझे छोड़ दो। पहले वादा करो दोबारा रूहों के रास्ते में नहीं आओगे। मैं वादा करता हूँ। ठीक ठीक है। फिर आह। अशोक को लगा कि वह बेहोश हो रहा है। और जब उसे होश आया, ओह रूहे मुझे यहाँ फेंक गई। फिर वह उठकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ और सीधा अपने घर दीपक के पास पहुँचा। अरे, यह क्या हालत बना रखी है? मुझे रूहों ने पकड़ लिया था। बड़ी मुश्किल से बच कर आया हूँ। मजाक कर रहे हो? नहीं, सच कह रहा हूँ। अच्छा बताओ, कुछ सफलता मिली? हाँ, मैं कुछ दिलचस्प जानकारी लाया हूँ। दीपक अपनी रिपोर्ट देने लगा। उधर रात के 12 बज रहे हैं। मिस्टर अशोक अभी तक नहीं आए। शायद वह रूहों से डर कर भाग गए हैं। तभी, भागते तो कायर है मिस्टर मैक। ओह, आप आ गए। सॉरी।
यस ग्रेस, और आज की रात इसी घर में बिताऊंगा। यह तो अच्छी बात है। आइए मैं आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ। मैं उसे एक बेडरूम में लेकर आया। अच्छा कमरा है। आज आप अकेले ही आए हैं? दीपक भी आया है, उसे बाहर निगरानी के लिए छोड़ आया हूँ। क्या आज आप रूहों से युद्ध करने आए हैं? अगर आवश्यकता पड़ी तो फिलहाल तो आप एक कप चाय पिलवा दीजिए। आप डैडी के कमरे में चलिए, मैं वहीं चाय भिजवाता हूँ। अशोक तुरंत जेरी के कमरे में आ गया। डैडी बहुत भयभीत है अशोक भैया। उनका मानना है कि रूह आज भी आएगी। जब आएगी देखा जाएगा। कुछ देर बाद चाय हाजिर है। अरे आपने क्यों कष्ट किया? हमारे नौकर रूहों से डर कर भाग गए। चाय पीने के बाद अशोक अचानक उठ खड़ा हुआ। मुझे तो नींद आ रही है, आप लोग यहाँ बैठिए। अगर कोई रूह यहाँ आ जाए तो मुझे बुला लीजिएगा। अपने कमरे में आकर अशोक ने अपना साइलेंसर युक्त रिवॉल्वर खोलकर उसकी मैगजीन चेक की। आज रात रूहों से अंतिम मुकाबला जरूर होगा। दीपक बाहर पहरा दे रहा था। आधी रात बीत चुकी है। तभी ओह कोई उधर झाड़ियों में है। फिर वहीं जाकर देखता हूँ। अचानक उई ठाक, खेल शुरू हो गया। भभूत ठाक, उसके पीछे झाड़ियों में हरकत हुई। ही, बचाओ, कोई नहीं बचा सकता। मैं तेरा खून पीने आई हूँ। नहीं, तभी हा, मैं भी पीऊँगा, और मैं भी हा। छोड़ दो मुझे। उधर अशोक आंखें बंद किए लेटा था। अशोक ने आवाज़ की ओर गर्दन घुमाई। उफ! उसने तुरंत बिस्तर से छलांग लगाई। कहाँ चला गया? अगले ही पल बड़ी फुर्ती से छत पर पहुंच गया, और छत पर उतरते ही ठाक, ओह! तो मामला यह है, इसे ऊपर से लटका कर खिड़की तक पहुंचाया गया था। कुछ सोचकर उसने खिड़ खोपड़ी वहीं डाल दी और सीढ़ियों की ओर लपका। वह रूह मुझे नीचे ढूंढ रही होगी। वह सीधा अपने कमरे में पहुंचा तो मेरा अनुमान ठीक था। मैं इधर हूँ मिस्टर भूत। ओह हा, तुम डर गए? कैसे भूत हो यार? रूहें डरा नहीं करती मूर्ख। फिर वह अशोक की ओर बढ़ा। वहीं रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। हा, मार दो गोली। रूहों पर गोलियां असर नहीं करती। तो यह ले। हा, फिर कोशिश करो। अरे, फिर वह लगातार ट्रैगर दबाता चला गया। पिट पिट पिट, हा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन अपनी जान बचाना चाहते हो तो इस मकान से तुरंत चले जाओ। अचानक अशोक मुस्कुराने लगा। चला जाऊंगा, मगर पहले तुम मेरे रिवॉल्वर की असली गोलियां वापस कर दो। क्या मतलब? अचानक अशोक ने प्रेत पर छलांग लगा दी। अभी बताता हूँ। उफ! धड़ाक! फिर छोड़ो। लेकिन अशोक ने उसे धकेल कर कमरे से बाहर ले आया। छोड़ दो मुझे, सटअप! और फिर जेरी फिशर के कमरे में मैं रूह को पकड़ लाया हूँ। मिस्टर जेरी, कौन है यह? ओह! खुद ही देख लीजिए। मैक? ओह नो! जी हाँ, यह आपके दामाद साहब हैं। मिस्टर जेरी रूह बनकर आपसे 10 लाख रुपये ऐंठना चाहते थे, क्योंकि यह एक अय्यास आदमी है। जुआ, शराब और आवारा औरतों का खर्च उठाने के लिए इन्हें रुपया चाहिए। आपने इन्हें पहचाना कैसे? मुझे इस पर पहले से ही शक था। जब मैं आपकी चीख सुनकर मकान के भीतर आया था उस समय ग्रेस गायब था। लेकिन जब मैं मैक के साथ ग्रेस को ढूंढने गया तो वह सीधा उस कमरे में पहुंचा जहां ग्रेस बेहोश पड़ी थी। तब मैंने सोचा, यदि मैक किचन से आया था तो उसे कैसे पता कि ग्रेस इस कमरे में है। फिर दूसरे दिन मुझे कब्रिस्तान में बनाई नकली कब्र की मिट्टी में सिलेंडर की सफ़ेद कैप मिली, तो मैं समझ गया कि कोई व्यक्ति ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर कब्र में लेट गया होगा। और आपके सामने जब कब्र खोदी गई तो उसमें से उठने वाला जीवित प्राणी को आपने अपनी पत्नी की लाश समझा होगा। मैंने वह कैप देकर दीपक को ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई की दुकान पर भेजा। वहाँ से पता चला कि 2 रोज़ पहले मिस्टर मैक ने एक सिलेंडर खरीदा था। उसके बाद दीपक ने मैक के विषय में जानकारी हासिल की तो अपनी अय्यासी के लिए उसे रुपयों की ज़रूरत रहती है। इस बीच मैक ने अपने साथियों की मदद से हमें कई बार डराना चाहा, और हम डरने का अभिनय करते रहे, क्योंकि मैं इसे रंगों हाथ पकड़ना चाहता था। आज यह आने के बाद मैं जानबूझकर मैक के सामने अपना रिवॉल्वर निकालकर कमरे में छोड़ आया था, और वापस गया तो इसकी गोलियां बदली हुई पाई गई। तभी वेरी गुड, तो रूहों को बादशाह भी पकड़ा जा चुका है। यह तुम्हारे सामने है। मैंने इसके 5 साथियों को गैस से बेहोश करके पकड़ लिया है। उनमें से एक महिला भी है, और बाहर पुलिस भी आ चुकी है। गुड। वैसे मिस्टर मैक, यह गैस से बेहोश करने वाला आइडिया हमने आपसे ही सीखा है। आप भी मुट्ठी में गैस कैप्सूल तोड़कर अपने शिकार को बेहोश करते थे ना, इसलिए मैंने दीपक को गैस का कैप्सूल देकर बाहर छोड़ा था। जब आपके भूत मंडली ने इन्हें पकड़ा होगा तो इन्होंने गैस कैप्सूल तोड़ दिया होगा और भूतों की खाट खड़ी हो गई। हा। मैक शर्म से गर्दन झुकाए खड़ा रहा। जेरी और ग्रेस की आंखों में उसके प्रति घृणा ही घृणा थी। समाप्त।